नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के आया हूं दोस्तों। आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 के एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें चैप्टर नंबर 2 के कुछ ही कंटेंट थे दोस्तों। आज इस सीरीज में पार्ट 2 लेकर के आया हूं दोस्तों। तो देखेंगे नए राजा और उनके राज्य के बारे में। जो कंटेंट छोटा हुआ था पार्ट 1 में और नहीं कवर हो पाया था, उसे आज हम पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो, जो मैं एनसीईआरटी बुक की सीरीज चला रहा हूँ, इसमें एनसीईआरटी बुक को दोस्तों मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु जो जो होते हैं उस पर अच्छे से डिस्कस करता हूँ और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ मैं एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 7 चैप्टर नंबर 2। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 में देखेंगे चोल राजा। चोल राजा को देखेंगे नज़दीक से एक नज़र, यानी कि चोल राज्य के बारे में हम अच्छे से देखेंगे दोस्तों। चोल राज्य को, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, यानी कि चोल राज्य के आसपास को हम अच्छे से देखेंगे और उसके बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, ये जो आप ये बॉर्डर देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ये लाइन लाइन जो बॉर्डर है, इसके दक्षिण में दोस्तों देखो चोल राज्य है, चोल का साम्राज्य है दोस्तों। तो इसके बारे में देखेंगे और यहाँ पर एक बॉर्डर है, इसी के बारे में देखेंगे दोस्तों हम लोग। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। चोल राज्य के बारे में क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मानचित्र चोल राज्य और उसके पड़ोसी राज्य। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले मैप के माध्यम से देखें दोस्तों, तो यहाँ पे ये चोल है और यहाँ पे आप देख रहे हो पांड्यन। तो चोल हो गए, पांड्य हो गए दोस्तों। और ये यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वो नगर दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में दोस्तों हम तब देखेंगे जब थ्योरी पार्ट पढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण लाइनें आएंगी उसमें हम यहाँ पर भी मैप में भी देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उरैयूर से तंजावुर तक। तो ये दोस्तों उरैयूर से तंजावुर, ये दोनों जगह दोस्तों तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है और इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। तो देखते हैं, सबसे पहले चोल के बारे में पढ़ना था। तो चोल वंश सत्ता में कैसे आया, तो चोल वंश सत्ता में कैसे आया, कैसे उसका राज्य बना, कैसे उसका शासन हुआ दोस्तों, इसके बारे में यहाँ देखते हैं। कावेरी डेल्टा में, तो कावेरी नदी के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। कावेरी डेल्टा के पास, यानी कि कावेरी डेल्टा वो क्षेत्र, वो कावेरी का डेल्टा वो क्षेत्र है दोस्तों जहाँ से कावेरी नदी बह करके जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है वो दोस्तों डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। वहीं पर एक स्थान दोस्तों मुट्टरियार, मुट्टरियार नाम के एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्या थी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, डेल्टा क्षेत्र में मुटियार नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि इस नाम से कोई एक परिवार रहता था, वो मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध था और उस परिवार की जो है वहाँ पर सत्ता हुआ करती दोस्तों, ये कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं, ये है दोस्तों उरैयूर क्षेत्र ये है और यहाँ पर ये देखो कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है और यहाँ पर दोस्तों मुट्टरियार का जो परिवार था उनकी यहाँ पर सत्ता हुआ करती थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जो कांचीपुर के पल्लव राजा हुआ करते थे वो इनके मातहत थे। अब मातहत किसे कहते हैं दोस्तों, इसको मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में बता चुका हूँ एक बार। चाहे आप उन्हें मातहत कहें या आप उन्हें सामंत भी कह सकते हैं। तो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सामंत या मातहत थे उरैयार, यानी दोस्तों यही उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। देखो दोस्तों, यही मुट्टरियार, जहाँ पर मुट्टरियार का शासन चलता था, मुट्टरियार के प्रसिद्ध परिवार का सत्ता था, इनको किसने हरा दिया दोस्तों, इनको हरा दिया कौन, चोल वंशी प्राचीन मुखिया। जो चोल वंश, वो जिन चोल वंशों का भी यहाँ पे शासन चल रहा था, उनके मुखिया जो हो, बहुत पुराने समय में उनके मुखिया थे, उनके पूर्वज, उन्होंने दोस्तों विजयालय, उनके परिवार के जो मुखिया, बहुत आप कह सकते हो 1-2 पीढ़ी पहले के एक मुखिया थे जिनका नाम था विजयालय ने
9वीं सदी में मुट्टरियारों को हरा दिया। और जो मुट्टरियार वहाँ पर कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में शासन करते थे, उनको हराने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर इनका जो है शासन हो गया। इन्होंने अपना कब्जा कर लिया मुट्टरियारों को हराने के बाद। और ये 9वीं सदी के मध्य की बात है दोस्तों। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो देख रहे हो दोस्तों, वहाँ पर उन्होंने उरैयूर के पास जो क्षेत्र था वहाँ पर तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया दोस्तों। ये मंदिर और शहर किसने बनवाया था? ये बनवाया था विजयालय ने, क्योंकि विजयालय ने मुट्टरियारों को हरा करके अपना वहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लिया था। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीतना और उनको अपने राज्य क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाता गया। तो क्योंकि विजयालय जो दोस्तों एक बार जीत चुके थे और ये इनके उत्तराधिकारी जो होते थे, उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता, तो इसको तो जीत ही लिया दोस्तों। बाद में उसके बाद धीरे धीरे इनका क्षेत्रफल बढ़ता गया, पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। अब जो क्षेत्र जीतते थे उसको अपने क्षेत्र में मिला लेते थे, वहाँ तक का इनका शासन हो जाता था। इस तरीके से उनका क्षेत्र भी बढ़ता गया और शक्ति दोनों चीज़ें इनकी धीरे धीरे बढ़ती गई दोस्तों। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा, तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी एक चीज़ महत्वपूर्ण आती है कि दक्षिण और उत्तर, अगर हम दक्षिण की बात करें तो दोस्तों एकदम तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में, और उत्तर की बात करें तो उत्तर में आप देखेंगे उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र के दोस्तों। तो यहाँ पे पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए, यानी कि विजयालय ने इन क्षेत्रों को भी जीत लिया। इन क्षेत्रों को जीत करके अपने राज्य में इन क्षेत्रों को भी मिला लिया था। अब इस तरीके से दोस्तों इनका क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो यहीं से चोल वंश जो है दोस्तों प्रारंभ होता है, क्योंकि जो विजयालय एक चोल वंशी प्राचीन मुखिया थे और इन्होंने ही सबसे पहले चोल वंशी की स्थापना की थी, क्योंकि 9वीं सदी में दोस्तों इन्होंने मुट्टरियारों को हराया था। और ये चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के थे जिनका नाम विजयालय है, जिनको आप यहाँ पर भी देख रहे हो। ये पड़ोसी इलाकों को जीत रहे हैं और उनको अपने राज्य क्षेत्र में मिला रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, जब ये उत्तर और दक्षिण की तरफ इनका क्षेत्रफल फैल गया और ये धीरे धीरे बढ़ते गए, उसके बाद आगे देखते हैं राजा प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। यानी कि जो राजा प्रथम थे दोस्तों, ये सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाते हैं और ये 985 में राजा बना। यानी कि राज प्रथम जो है 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण विस्तार किया था। देखो दोस्तों, राज जो प्रथम थे, इन्होंने अपनी गद्दी संभालने के बाद सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर नियंत्रण किया, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली हुए और वही अपने क्षेत्रों को ज़्यादा बढ़ा सकता है, वही ज़्यादातर क्षेत्रों पर अधिकार कर सकता है जो ज़्यादा शक्तिशाली राजा होगा। तो ये राज प्रथम जो थे बहुत ही शक्तिशाली चोल शासक थे और इन्होंने अपने क्षेत्र पर नियंत्रण किया और अपना क्षेत्रफल बढ़ाना प्रारंभ किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया था। देखो दोस्तों, इन्होंने अपने प्रशासन जो था, साम्राज्य का प्रशासन, उसका पुनर्गठन भी किया। राज के पुत्र, अब राज के पुत्र कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रथम ने। अब राजेंद्र प्रथम भी एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे दोस्तों। तो राज के जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा, यानी अपने पिता राज की नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, अब गंगा घाटी के बारे में तो दोस्तों आप जानते हो, गंगा घाटी कहाँ पर लगता है। गंगा घाटी से श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक हमला भी किया। तो देखो कितना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल पर इन्होंने हमला किया था दोस्तों। अब इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कितने शक्तिशाली राजा थे ये। गंगा घाटी दोस्तों यानी उत्तर
पूर्व की घाटी की बात हो रही होगी और श्रीलंका तक इन्होंने हमला किया दोस्तों। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। तो देखो उस समय दोस्तों इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने जल सेना भी बनाई थी। अपने जो इनका सैनिक बल था उस सैनिक बलों में इन्होंने जल सेना को भी शामिल किया था। तो कितने शक्तिशाली शासक राजेंद्र प्रथम हुआ करते थे अपने समय में। आगे देखते हैं दोस्तों भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला के बारे में देखते हैं। राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। देखो दोस्तों जो राजा और राजेंद्र प्रथम थे इनके शासनकाल में बनवाए गए एक तंजावुर और गंगई कोट चोलपुरम के जो मंदिर थे वो स्थापत्य कला और मूर्ति की दृष्टि से एक चमत्कार के रूप में देखा जाता और एक चमत्कार था भी दोस्तों। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन जाते थे। यानी कि मंदिर जिस जगह बनाए जाते थे दोस्तों, जो चोलों द्वारा मंदिर बनाई जाती थी वो मंदिर जिस क्षेत्र में बनाई जाती थी वहाँ का केंद्र हुआ करता था। और वो जो है मेन स्थल आप कह सकते हो, मुख्य स्थल माना जाता था गाँव का। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे, क्योंकि जो मंदिर बनाए जाते थे दोस्तों तो लोगों द्वारा दान की गई भूमि, राजा द्वारा दान की गई भूमि पर ही ये बनाए जाते थे। इस वजह से ये ज़्यादा संपन्न हुआ करते थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी। तो देखो दोस्तों इन भूमि में जो कुछ मिलता था, जो यहाँ पे उपजता था या जो मंदिरों में जो कुछ मिलता था, ये सभी धन दौलत या कृषि होती थी उन लोगों के काम आती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, उनके लिए काम करते थे। तो वहाँ के आसपास कौन रहते थे दोस्तों और कौन काम करते थे, उसमें पुरोहित आते हैं जो मंदिरों में रहते हैं। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि, ये सभी लोग दोस्तों उसमें आते थे, जिनकी सेवाएं जो हैं इन मंदिर से आए हुए पैसे, धन या वस्तुओं से होती थी दोस्तों। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के लिए स्थान नहीं था। यानी कि मंदिर में सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होता था, उसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशेष था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तो देखो दोस्तों मंदिर में जो सबसे विशिष्ट काम होता था, सबसे महत्वपूर्ण काम जुड़ा था, वो कांस्य की प्रतिमाएं बनाने का काम था। चोल कांस्य प्रतिमाएं, जो चोल द्वारा कांस्य की प्रतिमाएं बनाई जाती थी दोस्तों, तो चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। ये महत्वपूर्ण होता है कि कांस्य चोल वंश में जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी कांस्य की, वो पूरे संसार में सबसे प्रसिद्ध प्रतिमाओं में से उनकी गिनती की जाती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी दोस्तों। आप यहाँ पर देख रहे हो देवी देवताओं के साथ साथ भक्तों की भी प्रतिमाएं बनाई जा रही। अब मैं आपको यहाँ पर एक मंदिर की इमेज दिखाता हूँ दोस्तों, जो चोल वंश के द्वारा मंदिर बनाई गई है। तो इस मंदिर को देखो कितनी अच्छी तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और ये मंदिर है दोस्तों गंगई कोट चोलपुरम का मंदिर है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी देखिए। तो दोस्तों ये जो पत्थर यहाँ पर बाहर लगे हुए हैं, इस पे भी यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पर प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं, यानी कि प्रतिमाएं बना करके उसको भी सजाया गया है। तो कितनी अच्छी और कितने अच्छे ढंग से व्यवस्थित तरीके से ये मंदिर बनाई गई है दोस्तों, जो चोल शासक द्वारा बनाई गई हैं। और यहाँ पर इस मूर्ति को भी देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से कांस्य की मूर्ति बनाई गई है। और ये इसीलिए ऐसी मूर्तियों को दोस्तों पूरे संसार में सबसे अच्छी मूर्तियों में गिना जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों कृषि और सिंचाई किस तरीके से होती थी, क्या मुख्य भूमिका थी उस समय। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में भी हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई हैं।
मानचित्र 2 को देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। बिल्कुल दोस्तों, ये कावेरी नदी जो है समुद्र में गिरने से पहले इसमें कई छोटी छोटी शाखाएं आती हैं। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, यानी कि इसमें पानी ज़्यादा भर जाता है। पानी ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों ये पानी नदियों के बजाय बाहर भी बहने लगता है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इसके बारे में आपने भूगोल में भी पढ़ा होगा कि जब नदियों में बाढ़ आता है तो बाढ़ के द्वारा जो पानी बाहर बह जाता है उसमें कुछ मिट्टी गाद भी होते हैं, और जब नदी वापस आती है तो कुछ मिट्टी गाद वहाँ पर छूट जाते हैं, और वो मिट्टी जो नदियों द्वारा बहा कर लाए जाते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। तो उसी की चर्चा यहाँ पर भी हो रही है दोस्तों, कि जब ये पानी उलीचती हैं नदियाँ तो जिससे किनारे पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती हैं और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती हैं। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। यानी 5वीं और 6ठी में ज़्यादा अच्छे से खेती की जाने लगी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, यानी कि उस समय बहुत बड़ी मात्रा में जंगल देखने को मिलते थे, इसलिए वहाँ पर कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थीं। तो देखो दोस्तों, कितना कुछ विकास करना था और बहुत कुछ उस समय हो गया था। जैसा कि आप देख रहे हो, नदियों पर बांध बनाना था, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए और नहरों की व्यवस्था करनी थी, और कुछ ऐसी भी जगह थे जहां पर उसी समय एक साल में 2-2 फसलें उगाई जा रही। तो आप देख रहे हो, एक साल में 2-2 फसलें उगाई जा रही हैं। तो तमिलनाडु में कुछ जगह कृषि की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती थी और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अच्छे से खेती नहीं हो पाती थी, वहां पे संसाधन उपलब्ध नहीं थे। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। तो आप देख रहे हो दोस्तों, उस समय सिंचाई जो है कृत्रिम रूप से करना जरूरी उस समय भी था और आज भी ऐसा होता है। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। और स्मरण रहे, यानी कि याद रहे कि सिंचाई के काम में योजनाओं की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे श्रम और संसाधनों को विकसित करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। तो ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तो देखो दोस्तों, पहले भी ये दिक्कतें आती थी और आपने सुना भी होगा कि कुछ क्षेत्रों में नदियों द्वारा सिंचाई होती थी, कहीं कुओं द्वारा सिंचाई होती थी, या फिर बारिश के समय में बड़े बड़े तालाब को खुदवा करके तालाब में पानी रोक करके उससे खेतों की सिंचाई की जाती थी। और जब नए राजा, नए शासक हुआ करते थे दोस्तों, तो ऐसे मामलों में, ऐसे कामों के लिए गांव वालों के साथ बैठ करके उसमें चर्चा किया जाता था और उसके लिए खेतों की सिंचाई कैसी हो, क्या क्या संसाधन हो, किस तरीके से व्यवस्था की जाए, उसके लिए सब एक दूसरे से बात करते थे और अपने अपने विचार विमर्श करते थे। तो ऐसा कुछ उस समय होता था दोस्तों, जैसा कि भी आपने इस बुक में पढ़ा। आगे देखते हैं, साम्राज्य का प्रशासन किस तरीके से चलता था, प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। देखो दोस्तों, जो किसानों की बस्तियां होती थीं, जिस बस्तियों में, जिस गांव में किसान रहते थे, उसे क्या कहा जाता है, उर कहा जाता था। और सिंचित खेतों के साथ बहुत समृद्धि हो गई थी, यानी कि उर कहलाती थी, सिंचित खेतों के साथ बहुत समृद्धि हो गई थी। यानी कि वहाँ पर
खेतों की सिंचाई अच्छी होती थी। इस वजह से उस गांव का और उन गांव वहाँ पर रहने वाले किसान जो थे वो समृद्धि हो गए थे, क्योंकि अच्छे से खेती कर पाते थे, वो अनाज पर्याप्त मात्रा में मिलता था, तो वो समृद्ध किसान हो गए थे। तो ऐसे किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता है, और इस तरह के गाँवों के समूह को नाडु कहा जाता है दोस्तों, जहाँ पे सब के सब समृद्ध हों। ऐसे इस तरह के गांव को नाडु कहा जाता है। ग्राम परिषद और नाडु, यहाँ पर देखो दोस्तों, ग्राम परिषद और नाडु जो हुआ करते थे वो न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो इनको कर वसूलने और प्रशासकीय कार्यों के लिए राजा बुलाते थे और राजा इनको काम देते थे। तो ये किसे मिलता था दोस्तों? जो ग्राम का परिषद होता था, ग्राम परिषद या नाडु, ऐसे लोगों को दिया जाता था। बिल्लाल जाति के धनी किसानों को, तो एक बिल्लाल जात हुआ करती थी दोस्तों, तो बिल्लाल जात के जो धनी किसान हुआ करते थे वो केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में स्वच्छ और के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण रखते थे। यानी कि दोस्तों जो बिल्लाल जात थी वो जो है जो चोल सरकार हुआ करती थी, चोल अपनी कामों के देख रेख के लिए बिल्लाल जाति को रखती थी, और उन्हें ही रखा जाता था दोस्तों जिसको काम काज करने का अच्छा खासा ज्ञान होता था। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हुआ करते थे बिल्लाल जाति में कि इनको काम करने का अच्छा तजुर्बा होता था और ये अच्छे से काम कर लेते थे, क्योंकि वो धनी होते थे और उन्हें पहले से ही काम करने का अनुभव होता था। तो इसलिए इन्हें जो है दोस्तों नाडु यानी कि न्याय करने और कर वसूलने का काम बिल्लाल जाति के लोगों को दिया जाता था चोल राजाओं के द्वारा। इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मोमेंद बेलन, 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, अरयार प्रधान जैसी उपाधियां दी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे। तो देखो दोस्तों कि चोल शासक जो थे बिल्लाल जाति के लोगों को कितना सम्मान देते थे और कितना इन्हें पद मिलता था उनके द्वारा, चोल शासकों द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ है, यानी कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि मिली है, या ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी दोस्तों वो प्राप्त हुआ है, या आप कह सकते हो राजा जो भूमि दान दे देते थे या इनाम में दे देते थे, ऐसे भूमि जो है ब्राह्मणों को मिलती थी। परिणाम स्वरूप कावेरी नदी के घाट पर दोस्तों, कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं, क्योंकि यहाँ पर जो शासक हुआ करते थे वो ब्राह्मणों को जमीन जो है दान में दिया करते थे। प्रत्येक ब्रह्मदेव को यानी प्रत्येक ब्राह्मणों की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। तो यहाँ पर देख रहे हो जो ब्राह्मण के भूस्वामी हुआ करते थे उसकी देखरेख किसी एक सभा के द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलपूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। किसके? ये जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनके कामों के बारे में दोस्तों और उनके निर्णयों के बारे में। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारी के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो दोस्तों जो व्यापारियों के संघ हुआ करते थे, व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है? नगरम कहा जाता था, जो अक्सर ये शहरों में प्रशासनिक कार्य को संपादित करते थे। आगे देखते हैं तमिलनाडु में चिंगलपुर जिले के, तो तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का विस्तार से वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन होता था। संगठन कैसा था? यानी कि जो ब्राह्मण थे उनका संगठन किस प्रकार से था, उनका संगठन कैसा था? सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां भी होती थी। तो और
जो समितियां होती थी दोस्तों, ये इसलिए बनाई जाती थी कि कामों को अच्छे से देख रेख हो सके, और जो समितियों में जो सदस्य होते थे वो अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, तो देखो दोस्तों, इन समितियों में सदस्य बनने के लिए आपको कुछ न कुछ योग्य रास्ते से गुजरना पड़ता था। अब उसके लिए क्या योग्यता होती थी? समितियों में तो सभी सदस्य बन नहीं सकते, कुछ ही लोग सदस्य हो सकते हैं। तो उसके लिए कौन पात्र होगा, कौन नहीं पात्र होगा, उसके लिए क्या करना पड़ता था दोस्तों कि छोटे छोटे पर्चे बनाए जाते थे। उन पर्चियों में जो सदस्य बनना चाहता था उनके नाम लिखे जाते थे। नाम लिख करके एक मिट्टी के बर्तन, आप कह सकते हो, मटके में डाल दिए जाते थे, और एक छोटे से बच्चे से उस पर्ची को निकलवाया जाता था। और जिसका नाम जो पर्ची निकलती थी उसमें जिसका नाम लिखा रहता था, वो जो है सदस्य बनने के काबिल होता था, और वो योग्यता रखता था सदस्य बनने का। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे, यानी कि उनके नाम जो है दोस्तों एक छोटे से कागज़ पर लिखे जाते थे, जो मिट्टी के बर्तनों में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो आप देख रहे हो, एक एक टिकट निकालता था वो, और जिसका नाम आ जाता था वो उस समिति का सदस्य बन जाता था। इस तरीके से लोग सदस्य बनते थे, और इसी तरीके से उन्हें योग्य घोषित किया जाता था कि जिसका नाम निकल गया वो सदस्य बनने के योग्य है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों भूमि के प्रकार। भूमि के प्रकार किस प्रकार के हुआ करते थे? चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे बिल्लन बगाई में गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि हुआ करती थी। ब्रहादेव में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। और साला भेद किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि जो होती थी उसके लिए। और देवदान या तिरुन मट्टुकनी मंदिर के उपहार के लिए दी गई भूमि। और पलिच्छंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि होती थी दोस्तों। तो आप देख रहे हो, जहाँ अलग अलग तरीके से दान दिया जाता था, और सबके अलग अलग नामों से, सबको अलग अलग नामों से जाना जाता था। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी है चीन के बारे में। जो तांग वंश के युग का चीन है, तो जब चीन में दोस्तों तांग वंश हुआ करता था, उस समय का चीन कैसे था उसके बारे में यहाँ जानकारी है। तो देखते हैं, चीन में तांग राजवंश के तहत यानी कि जब ये तांग वंश वहाँ पर रहता था, तांग वंश का शासन था, तब चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ, जो लगभग 300 वर्षों तक, यानी कि 7वीं से 10वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। तो देखो दोस्तों, काफ़ी लंबा समय रहा इनका, काफ़ी लंबे समय तक इनका शासनकाल रहा। किसका दोस्तों? तांग वंश का। इनकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तो देख रहे हो दोस्तों, जो इनकी राजधानी हुआ करती थी, और इनकी राजधानी का नाम था दोस्तों सियान। आप यहाँ पर देख रहे हो, जो सियान इनकी राजधानी हुआ करती थी, और दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरान, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तो इतनी बड़े साम्राज्य था, इतनी बड़ी राजधानी थी, तो दुनिया के हर जगह से लोग यहाँ पर आना जाना रहा होगा उनका। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई थी। ये देखो दोस्तों, जो वहाँ का साम्राज्य तांग साम्राज्य था, वो परीक्षा के माध्यम से इसकी नियुक्ति हुई थी। नौकरशाही द्वारा प्रशासनिक होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ तो 1911 तक कायम रही, यानी कि ये परंपरा दोस्तों 1911 तक चली। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किस मायनों में भिन्न थी? तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि किस मामले में भारतीय उपमहाद्वीप की व्यवस्था से किस तरीके से ये अलग होती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट 7th क्लास की हिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 भी समाप्त होता है दोस्तों। मुझे आशा ही नहीं कि विश्वास है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। अब हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।